जी, प्रवचन ग्रहण करने के बाद में आज ही आपने करी है 2007 के बाद में आज प्रवचन ग्रहण करी है, आज चीवर धारण किया, आज आपने बुद्धिज्म में एक नया नाम धारण किया है। इसके विषय में थोड़ी जानकारी देंगे? हम अपने उसी नाम से क्यों नहीं? मैं 2007 से ही तथागत बुद्ध की सील के पालन पर चल रहा था मैं जी, और तब से निरंतर पालन करता आया हूँ। और जो तथागत बुद्ध की विद्या से जो मेरे को लाभ हुआ है जी, वही मैं जनता में प्रचार प्रसार के लिए भंते बन के रूप में कार्य करने के लिए ये भंते बना हूँ। जी। अब आगे आप किस तरीके से अपना जीवन शैली निकालेंगे, क्योंकि आप वकील भी हैं? क्या मेरा वकालत छोड़ देंगे? अभी कम से कम 3 वर्ष तक तो वकालत करूँगा ही। ये कुछ समय के लिए भंते बना हूँ। जो इस समय तथागत बुद्ध की तरंगों से मेरे को ऐसा अवगत हुआ कि वर्तमान में जो सिस्टम है, मनवादी विचारधारा ने जो वर्तमान खराब कर दिया है गरीबों का, और वो निरंतर वर्तमान खराब कर रही है, भ्रम और भय फैला रही है, और कोरोना जैसी कोई बीमारी न होते हुए भी भारत में जनता के अंदर थोपी जा रही है। उस पर मैं भ्रम और भय जनता के बीच से दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा हूं 2020 से, और पंपलेट के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर रहा हूं और अब भी निरंतर करता रहूंगा, जिससे जनता भयभीत न हो और भ्रम से मुक्ति की ओर चले। सारा विश्व तो कोरोना की बीमारी को मान रहा है, आप इनकार कर रहे हैं। मैं इसलिए इनकार कर रहा हूं, तथागत बुद्ध ने दृश्य अदृश्य प्राणियों पर रिसर्च कर दिया था और पूरे विश्व के सिस्टम को उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया था। जल के, थल के और गगन के सारे प्राणियों के बारे में उन्होंने जान लिया था, और उन्होंने सब की प्राणियों की भलाई के लिए उन्होंने जो है वंदनाएं की थी। तो इस वजह से जो तथागत बुद्ध की सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करने की जो तथागत बुद्ध ने किया था, उसका मेरे ऊपर असर पड़ा था। और मैं भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं के ऊपर ही के आधार पर कह रहा हूँ कि जनता को कोई भी कोरोना है या दृश्य है, वो न तो डॉक्टर को दिखाई देता, न किसी वैज्ञानिक को दिखाई देता, और न किसी आचार्य को दिखाई देता। जबकि कितना बड़ा इसमें किसी भी व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर देता है, पढ़े लिखे को, कि चंद्रमा के पार देख करके कह देते कि वहाँ पेड़ वृक्ष पौधे हैं, सूरज के पार देख करके कह देते कि वहाँ पर इस तरह का वहाँ पर माहौल है, घर बसाया जा सकता है। और तमाम उपकरण ऐसे हैं जो उन उपकरणों से कोरोना को ये लोग नहीं देख पा रहे। इसलिए मैंने एक पंपलेट में ये भी लिखा है कि प्रधान, निगम पार्षद, MLA, MP, डॉक्टर और ये मनु मीडिया और ये सरकारी कर्मचारी, इनके ऊपर मैंने इसलिए लिखा है कि ये जानबूझ करके षड्यंत्र रूप से जनता के उत्पीड़न के लिए तरह तरह का, कभी ओमिक्रॉन ले आते हैं तो कभी दोबारा से कोरोना की संख्या बढ़ रही है। ये सिर्फ ये मीडिया वाले जो मनु मीडिया है वो इसको जनता में भय पैदा करके फैलाना चाहती है, जिससे जनता इनका विरोध करती है, जनता को दहशत गर्द। तो आप साहब एक वकील साहब भी हैं, मैं उसी हिसाब से बात करूंगा, और पूर्णतः आप एक भंते जी हैं, शीलों का पालन करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं इन मुद्दों पर जाऊंगा कि जो ये दहशतगर्दी फैला रही है तो सभी प्रकार से गलत है। ये तो वो काम कर रहे हैं कि जैसे बेचारा मानव विरुद्ध देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। ये देश, इनको तो जनता का लठ पड़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जनता लठ लेकर के रोड पर ना करके MLA, MP, विधायक, निगम पार्षद, प्रधान, डॉक्टर, मनु मीडिया के ऑफिसों में जाए लेकर के लठ, उनको समझाए। 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 सप्ताह में, 1 महीने में कोरोना ऐसा भागेगा जैसे 1947 में कोरोना रूपी अंग्रेज भाग गए थे। जी, तो कुल मिलाकर के ये जो सरकार है देशद्रोही का काम कर रहे हैं, जो लोग सरकार में बैठे। जी बिल्कुल सही है। तो उपाय क्या है? क्या कानून के माध्यम से कोई रास्ता संभव है, जैसे इस्तीफा वगैरह लिया जाए ऐसे लोगों से? क्योंकि इस समय आतंकवादियों के हाथ में सरकार है
और ये अपने अपराध के माध्यम से अपनी बात मनवाना चाहते हैं और तरह तरह के ये षड्यंत्र करके ये जनता इनका विरोध न करे, इस वजह से इस तरह से षड्यंत्र करते रहते हैं। जी। उपाय इसका सिर्फ जनता को जागरूक करने से है। और इस समय मेरा दिमाग कभी कभी तथागत बुद्ध की विद्या से ऐसा घूमता है कि इस समय भारत में ऐसा कोई शंकराचार्य नहीं है। मैं श्री श्री रविशंकर से, देवकीनंदन ठाकुर से और न जाने हिंदुओं के कितने ये आका हैं जो जनता में उनका वर्तमान खराब करने वाली शिक्षा प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जिससे जनता का कभी भला न हुआ है और न होगा। ये सिर्फ अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं। अगर ये इतने ही बुद्धिमान होते तो जनता में आकर के कहते कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, आप जनता जो है भ्रम और भय से दूर रहो। अगर इनमें इतनी शक्ति होती, इनके 33 करोड़ देवता एक से एक बलशाली दिखाया जाता है, वो भी अदृश्य और कोरोना भी अदृश्य। तो मैं शंकराचार्यों से कहता हूँ कि अपने 33 करोड़ देवता की परीक्षा तो लो और उनसे कहो कि भाई ये कोरोना को पकड़ लो, जनता परेशान है, और कोरोना को पकड़ के हमारी जनता को भ्रम और भय से मुक्त कर दो। ये परीक्षा भाई, जब मनुष्य की परीक्षा ली जा सकती है तो आप अपने शंकराचार्य से कहो कि वो अपने देवता की परीक्षा ले और जनता को भय मुक्त कराए। लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को मिलता नहीं है। और क्या पढ़िए इनके देवता इतने डरपोक हैं कि साले मंदिर में ताला लगा के ही भाग जाते हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये जो सरकार है कि अच्छे इंसानों की सरकार है। जी। तो कुल मिलाकर के मतलब जो है एक ऐसा समय इस समय चल रहा है, इससे मुक्ति का कोई उपाय है? मुक्ति का सिर्फ मनमानी कर रहे हैं कुल मिलाकर मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है कि हमारे बहुजन संगठन जो हैं सारे एकजुट होकर के और जो 1947 में हुई क्रांति को दोबारा से बहाल करें। प्यार से कोई सुनेगा नहीं। उनको तो कुर्सी की मलाई लग गई है। ये बुरे से बुरा कर्म करके अपने आप को भी सही बताने की कोशिश करते हैं। बाबा साहेब ने मताधिकार दिलवाया था, यानी वोट का अधिकार दिलाया था, है ना। लेकिन हुआ क्या है कि वोट का दुरुपयोग कैसे करना है। एक तो ये वोट बैंक को लूट लेते हैं तमाम तरीकों से, बूथ कैप्चर भी करते थे, ईवीएम मशीन भी आ गई है इन्हीं के फेवर में। लेकिन इन्होंने मत अधिकार, यानी राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, गरीब आदमी भी राजा बन सकता है, लोकल पर्सन भी राजा बन सकता है, लेकिन वो सारे अधिकार छीन के अगर एक बार ये सत्ता में आ गए तो अब तो सत्ता से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जबकि मोदी ने यह कहा था कि वो झोला उठाकर चल देगा, लेकिन वो तो फकीर है, तब वो फकीरी दिखाए ना। वो दगाबाजी है, जनता में झूठ बोल करके इन्होंने षड्यंत्र रच करके सत्ता में आए हुए हैं। और अब वो जो है टोटली गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और जनता के अंदर भय पैदा करने वाले काम कर रहे हैं, जिनसे जनता हमसे डरी रहे। और इनको जनता गली गली में गाली दे रही है, इनको वोट नहीं दे रही है। ये केवल ईवीएम की वजह से टिके हुए हैं। ये ईवीएम में छेड़खानी करके वोट जनता का जो है, ईवीएम में इन्होंने अपने हिसाब से ट्यूनिंग की हुई है और अपने हिसाब से सेटिंग की हुई है, और रिमोटेड है और बहुत सारे मतलब षड्यंत्र हैं इनके। षड्यंत्र हैं जो चीज आदमी को लालच भय पैदा करके और ये दिखा देते हैं कि हम जनता के हित में हैं, जबकि गली मोहल्ले में जनता इनको गाली दे रही है। भंते प्रज्ञा रतन जी, मैं इतना और जानना चाहूंगा कि क्या फर्क आया? पहले भी यही शासक वर्ग था, आज भी यही शासक वर्ग है, बेशक ईवीएम और बूथ कैप्चरिंग के दम पर ही सही। अभी पहले भी यही शोषण करता था और आज भी यही शोषण करता है। तो इतने में तमाम किस्म के बहाने इनके उपास में, राजपूत बनिया ब्राह्मण, इनका काम क्या रह गया? जनता को लूटना खसोटना। और ये किसी टाइम पे आर्यन कई हजार साल पहले भारत आए थे और ये यहीं के होके रह गए। मतलब कुल मिलाकर के आज जो देश किस तरफ जा रहा है? आज ये देश जो है गंदगी की ओर ले जा रहे हैं। ये जो निजीकरण कर रहे हैं और भारत की जमीनों को खरीद फरोख्त की ओर कर रहे हैं और अपने अज्ञानता को सर्वोपर रखने का काम कर रहे हैं। गरीबों की जमीनें भी छीना झपटी कर रहे हैं। ये कई जगह आ गया, कई जगह हुआ है ऐसा। दिल्ली का नाहरपुर का गांव है, इधर जाटो मोहल्ला है तुगलकाबाद की तरफ,
और तमाम किस्म का पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस काम को करके दिखाती है, एनसीडी और ये मीडिया के माध्यम से ये मनु व्यवस्था को लाना चाहते हैं और लाना क्योंकि चाहते हैं या आ रखी है? आ चुकी है और इसका थोड़ा सा कारण हमारा बहुजन संगठन भी जिम्मेदार है। अगर एकजुट एक ही बार में हो जाए तो ये हमारा बहुजन संगठन इनको रोक सकता है। हमारे तमाम लोग 85 मूल्यवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे मोटे संगठन भी हैं, लेकिन वो अभी एक मत नहीं है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं जी, उसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे पास क्या उपाय रह जाता है कि हम इन सब अपराधों से, ये जो इतना परेशानी उन्होंने लोकल पर्सन के जीवन में घालमेल कर दी है, इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है हमारे लोगों को? कुछ हमारे जो नौकरी वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जनता में ये थोड़ा बहुत प्रचार करें, अज्ञानता को दूर करने वाले प्रचार प्रसार करें, जगाने का काम करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही ये कोई नई चीज़ लेके आते हैं, तुरंत सभी संगठनों को उठ करके उसका विरोध करना चाहिए। ये जनहित में नहीं है, देशद्रोही वाले काम है। तो जिस तरह से किसान आंदोलन चला था, उनका तुरंत उन्होंने जो है खड़े हो गए थे और अपनी ज़मीनें बचाई। इस तरह से अगर ये हमारा बहुजन संगठन करता है तो बहुत जल्दी हमको सफलता मिल जाएगी। 6743 जातियों में बटा हुआ समाज कल भी बिखरा हुआ था और आज भी बिखरा हुआ है। बखेरा तो इसे ब्राह्मणवाद ने है, और ये ब्राह्मणवाद है कि पूरे देश को ही निगले जा रहा है, बर्बाद किए जा रहा है दीमक की तरह। इसमें यह है कि ये हम सब बहुजन लोग जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग हैं, ये सब जानते हुए इस बात को कहते हैं कि 6000 जातियों में बांट दिए, 6000 से ज़्यादा जातियों में बांट दिया है, लेकिन ये जानते हुए भी वो बटे हुए हैं। हाँ। ये हम जानते हैं, ये हम जब जान गए सारी चीज़ें, तो हमें कम से कम अपना ग्रुपिंग जो है, जो जातियां हैं, उसे ख़त्म करनी चाहिए, भेदभाव ख़त्म करके एक मंच के आना चाहिए। भेदभाव का जिम्मेदार कौन है? कौन करता है भेदभाव? हम करते हैं या विपक्ष करता है? मतलब बहुजन कम्युनिटी के लोग करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज करते हैं भेदभाव? नहीं, देखो, जो भीतरघात वाला जो भेदभाव है, वो तो आज भी मनोवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं। चाहे दलित कितना भी अच्छी पोस्ट पर हो, ऊंची पोस्ट पर हो, लेकिन आज भी उससे नफरत करते हैं। बिल्कुल। वो ज्ञान के आधार पर उसको सम्मान नहीं देते हैं। जबकि जो ब्राह्मणों का कोई भी शराफी आदमी है, वो अपने आप को पैसे के दम पर अच्छा बताने की कोशिश करता है, सम्मान लेने का प्रयास करता है जी। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसे मक्कार लोगों को धुतकार है। जी। क्या हम जो व्यर्थ के, मतलब ऐसे लोग सत्ता में काबिज हो गए और कई साल के लिए टिक गए, क्या समय से पहले उनका कार्यकाल पूरा होगा तभी हम इस्तीफा ले सकते हैं? नहीं, वो नहीं ले सकते। जो अपोजिशन में जो राजनीतिक में सक्रिय लोग हैं, वो जागरूक रहना चाहिए उनको, और उन्हीं की उन पर दायित्व है इस चीज़ का कि वो उसका विरोध करें और उनको सत्ता से दूर करने का समर्थन का या मीडिया का इसमें भूमिका नहीं है कि वे भी इसके लिए आवाज उठा सकते हैं? जो मनु मीडिया है वो आवाज नहीं उठाएगी। सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, ये जागरूक मीडिया है, और जनता में जो सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची घटनाओं के आधार पर जनता में प्रचार प्रसार करती है, दिखाती है उन घटनाओं के बारे में, तो जनता उससे जागरूक हो रही है। लेकिन सभी का ये दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता में दें। जी। हम फिर से वापस बुद्धिज्म की बातों पर आ जाएंगे और बुद्धिज्म के मुद्दे पर बात रखेंगे। भंते जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप इस समय भंते जी बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत शांति प्रिय तथागत बुद्ध की शिक्षा से बहुत खुश हूँ और शांत हूँ, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं भंते बनने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। अचानक आप सब बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, इसका क्या मतलब ऐसा लॉजिक है कि आपको जाना है? लॉजिक नहीं है, यह साइंटिफिक विज्ञान है कि जो भटके हुए को रास्ता दिखा दे, वो अपने आप स्वतः बुद्धिज्म की ओर चला जाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली विद्या है। ढोंगी और पाखंडी जैसी कोई विद्या नहीं है कि कपड़े पहन लिए और ज्ञान कुछ है नहीं। इसमें एक एक कदम सत्य का होता है और प्रैक्टिकल की विद्या है। जितना आप खुद चलोगे उसका आपको अनुभव होगा और उसके अच्छा और बुरे के बारे में आपको पता होगा। ये फालतू बोलने का हमको किसी तरह का राइट नहीं देती है।
और किसी भी अपराध को करने का हमें राइट नहीं देती बुद्धिज्म। उसमें जो हकीकत है वो उस पर बल दिया जाता है। तथागत गौतम बुद्ध की फिलॉसफी से उपजा है संविधान, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, कई बार सुनने में आता है। आपकी क्या? नहीं, ये तो 100% सत्य है कि जो तथागत बुद्ध की अपराध और अपराध का समाधान, तथागत बुद्ध की बहुत बड़ी विद्या है जो एक दिन में, एक सेकंड में नहीं बताई जा सकती है, और उसमें छोटी से लेकर, सूक्ष्म से लेकर बड़ी तक की समस्याओं के बारे में विवरण दिया गया है। उसी के आधार पर तथागत बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जब उनके दिमाग में कुछ चला तो वो बुद्धिज्म को सबसे पहले उन्होंने पढ़ा, और भी संप्रदाय की चीज़ों को पढ़ा उन्होंने, और फिर जो बुद्धिज्म से उनको हासिल हुआ वो संविधान के रूप में मिला। क्या ये वर्तमान सरकार इतनी पावर रखती है कि संविधान से छेड़छाड़ करे? क्या मोहन भागवत को Z7 सिक्योरिटी मिल सकती है? और मिलना जायज है? नहीं, मोहन भागवत को तो जेड क्या कांस्टेबल की भी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, वो इस लायक नहीं है। क्योंकि जो देशद्रोही का काम करता है कि एक इनके पार्टी का, इनके सदस्य का आदमी दलितों को ये जानते हुए कि राष्ट्रपति मुर्मू को कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं ये ब्राह्मण लोग, और फिर जो है उसको अपनी ही पार्टी में मिला लेते हैं। तो ये जानबूझ करके दिखाते हैं कि देखो दलितों, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम कुछ भी कर सकते, तुम्हारा आदमी कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो। तो ये दिखाते हैं, ये हमारे दलितों को जागना चाहिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इस्तीफे की बात बताएं। इसी बात ये तो जैसे हमें जो MP जिनको किसी तरह की नॉलेज नहीं है उनको तो तत्काल अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जो अपोजिशन वाले उन्हें इनका इस्तीफा कठिन काम करके भी, कठिन मेहनत करके, कठिन विरोध करके उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। तभी जो है सुख शांति वाली सरकार बन सकती है। अदरवाइज इन्होंने तो पूरी गुंडागर्दी पर उतर आए, गली मोहल्ले से लेकर के केंद्र तक गुंडागर्दी है। मैं देखता हूँ, यहाँ अपने मोहल्ले में रहता हूँ, तो यहाँ पर न तो निगम पार्षद, न MLA, न MP कोई घूमने तक नहीं आता, और यहाँ नाली का कूड़ा महीना महीना 2-2 महीने तक पड़ा रहता है, कोई उठाने तक नहीं आता। इन्हीं सब बातों के साथ में विराम लेते हैं भंते प्रज्ञा रतन जी से, और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे, और काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने निर्णय लिया अपने जीवन में, और हम अपने आप में ये महसूस करते हैं कि पता नहीं ये मौका हमें कब मिलेगा। हालांकि जीवन बड़ा सरल है, लेकिन जटिल उसे बनाने का काम आजकल की सरकार कर रही है। तो इन्हीं बातों के साथ में विराम लेते हैं, फिर मुलाकात होती है एक अगले वीडियो में। जय भीम संसार YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वंदा में भंते जी। मंगल हो, कल्याण हो।